जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, और जब एक बार घटना घट जाती है तो उस पर चर्चा करने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि ऐसे समय में केवल उस घटना के परिणामों का सामना करना पड़ता है। जब मैं अपनी बीती जिंदगी पर नजर डालता हूँ तो मुझे इस बात का एहसास होता है। हमारा परिवार बहुत बड़ा तो नहीं था। माँ, पिताजी, बड़ी बहन और छोटी बहन के साथ हम 5 लोगों का परिवार था। घर का माहौल सुसंस्कारी था और इसे खराब न होने देने के लिए पिताजी ने केबल टीवी भी नहीं लगवाया था। आज के समय में केबल टीवी का चलन लगभग खत्म हो गया है, लेकिन जिन्हें 20 साल पहले का अनुभव है वे जानते होंगे कि उस समय केबल टीवी का कितना क्रेज हुआ करता था। उस वक्त दूरदर्शन ही मनोरंजन का एकमात्र साधन था, और वह भी सिर्फ रविवार के लिए। रविवार को ही फिल्मों और गानों से परिचय होता था, इसलिए मैं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता था। प्रकृति के नियम के अनुसार विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण किस उम्र में जागृत होता है यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे याद है कि मेरे साथ ऐसा 15वीं साल में हुआ। स्कूल में अपनी उम्र की लड़कियों के प्रति मेरे मन में एक छिपा हुआ आकर्षण उत्पन्न होने लगा था। ऐसी ही स्थिति में एक दिन मुझे सुख नाम के नए खेल का पता चला। उस समय चोली के पीछे क्या है गाना बहुत चर्चित में था। गाने के शब्द मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन जब भी मैं वह गाना देखता मेरे मन में एक अलग ही भावना पैदा होती थी। मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल मचती थी। उस समय मेरी स्कूल सुबह की थी और मेरी दोनों बहनों को दोपहर की। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो पिताजी किसी काम से गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और माँ थे। खाना खाकर माँ किचन में बर्तन धो रही थी और मैं बेडरूम में टीवी देख रहा था। तभी टीवी पर माधुरी दीक्षित का गाना शुरू हुआ। उसे देखते देखते कब मैं पेट के बल लेट गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता गया मेरी हिम्मत बढ़ती गई और अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैंने कुछ पा लिया हो। मेरी शरीर में एक अजीब ताकत का संचार हो रहा था। कुछ ही पल में ऐसा लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल रहा है। मुझे भयंकर थकान महसूस होने लगी, लेकिन क्या हो रहा था ये देखने की उत्सुकता बढ़ रही थी। उस समय मुझे इस घटना का कोई ज्ञान नहीं था। मैंने उठकर बाथरूम में ठंडा पानी डाला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। डर के मारे मैं बाहर आकर गद्दे पर पेट के बल लेट गया। सुबह जल्दी उठने की वजह से थकान पहले से ही थी और इस घटना ने मुझे और थका दिया। कब मुझे नींद आ गई पता नहीं। जब शाम को मेरी आंख खुली तो लगभग अंधेरा हो चुका था। चाय पीते समय दोपहर की घटना मेरे दिमाग में फिर से तैरने लगी और मुझे यह सब दोबारा करने की इच्छा होने लगी। मानव मन ऐसा ही होता है, उसे दर्द की याद नहीं रहती, लेकिन सुख की हमेशा रहती है। वह अनुभव मुझे हल्कापन और ऊर्जा दे रहा था। धीरे धीरे मुझे इसकी आदत बनने लगी। इस घटना को 1 महीने बीत चुके थे। एक रात अचानक मेरी नींद खुली। न तो मुझे प्यास लगी थी न ही बाथरूम जाना था, लेकिन मैं जागा जरूर। कुछ देर तक मैं ऐसे ही बैठा रहा। कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। तभी मुझे अस्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा हो। तब मैं थोड़ा घबरा गया। फिर ध्यान से सुनने पर मुझे 2 आवाजें सुनाई दी, जिससे मेरी उत्सुकता बढ़ गई। अंधेरे में बिना कोई हरकत किए मैं आंखें फाड़कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कुछ साफ नजर नहीं आया। धीरे धीरे वे आवाजें बंद हो गईं। मैं कुछ देर और जागा रहा, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अगर यह कोई कहानी होती तो बच्चे ने अपने माता पिता से जरूर पूछा होता कि पापा आप मम्मी से क्या कह रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में बच्चे ऐसा कोई सवाल नहीं पूछते। इसके बाद मैंने 4-5 रातों तक जागकर पता लगाने की कोशिश किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गईं और मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गईं। गर्मियों में दिल्ली में हर साल पानी की कमी का सामना करना पड़ता था। ये कोई आजकल की समस्या नहीं है। हर साल की तरह पानी की किल्लत की शिकायत शुरू हो गई। हमारी सोसाइटी का चौकीदार भी अपने आप में एक नमूना था। हमेशा शराब के नशे में धुत रहता। हमारी सोसाइटी 5 बिल्डिंग्स से मिलकर बनी थी। 5 बिल्डिंग्स को पानी की सप्लाई देने के लिए एक मुख्य पानी की टंकी बीच में बनी हुई थी। मुख्य टंकी में पानी भरने के बाद 5 बिल्डिंग्स में पानी ऊपर चढ़ाने का काम उसी का था, लेकिन चौकीदार साहब हमेशा नशे में रहते, इसलिए उन्हें इसका ध्यान नहीं रहता। वह 5 बिल्डिंग्स की पानी की मोटर चला देता और जब पानी की टंकियां भरकर ओवरफ्लो करने लगती तब भी मोटर बंद करना भूल जाता। हर बार किसी को उसकी झोपड़ी में जाकर गालियां देकर उसे बाहर निकालना पड़ता और मोटर बंद करवानी पड़ती। यह रोज का ही तमाशा था। ऐसे नमूने का हाल ही में शादी हुई थी। नई शादी के कारण उसने कुछ समय के लिए शराब पीना बंद कर दिया था।
एक दिन दोपहर में हम कुछ दोस्त सोसाइटी के छोटे से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। खेल मज़ेदार हो चला था, तभी कोई चौकीदार को गालियां देता हुआ आया। वह सोसाइटी का सबसे झगड़ालू व्यक्ति था। उसने हमें देखा और आदेश दिया कि चौकीदार को बुलाकर लाओ। बाकी किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की तो मुझे ही जाना पड़ा। जब मैं चौकीदार की झोपड़ी के पास पहुंचा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन कुंडी या ताला नहीं लगा था। मैंने दरवाज़ा धकेला और जो देखा वह मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चौकीदार और उसकी पत्नी दोनों मुझे एकटक देख रहे थे। तभी उन्हें होश आया। उसकी पत्नी जल्दी से अपने कपड़े ठीक करने लगी। चौकीदार कुछ कहने ही वाला था कि मैंने उसे बुलाने का संदेश दिया और बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। घर आकर मैं काफ़ी देर तक समझ नहीं पाया कि मैंने क्या देखा और क्यों डर गया। शाम तक मैं थोड़ा सामान्य हुआ, लेकिन दोपहर की घटना बार बार याद आने लगी। तब अप्रैल का महीना था। जब घर में सबकी नज़र बचती तो मैं एक दो बार आराम करने का बहाना बनाकर अपने आप को शांत करता, लेकिन जैसे ही शांत होता वह घटना फिर से याद आने लगती। तभी मुझे अचानक से एक रात की बात याद आ गई जिसने मेरे दिमाग को झकझोर के रख दिया। उस दिन रात को माँ पापा क्या कर रहे थे, अब इसका अंदाज़ा मुझे हो गया। तब से मैं अनजाने में अपनी पत्नी की जगह माँ को देखने लगा रही होगी। ये ख्याल बार बार दिमाग में आने लगा। मैं माँ की तरफ देखने लगा। ख़ास तौर पर मैं उस समय बहुत नासमझ था। मैं बस उसके करीब रहने की कोशिश करता। गांव में हमारे दादा की थोड़ी ज़मीन थी जिसकी देखभाल चाचा करते थे और पिता आर्थिक मदद देते थे। छुट्टी मिलने पर वह गांव जाकर एक छोटी सी मुलाकात करके आ जाते। एक बार जब वह गांव गए हुए थे तो रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर तक जागते रहने के बाद थोड़ी झपकी लगी और फिर अचानक से नींद खुल गई। हम सब खाट पर सोते थे। 2 खाट जोड़ने से 5 लोगों को आराम से जगह मिल जाती थी। मैं हमेशा दीवार के पास सोता था। मेरे पास कभी छोटी बहन तो कभी बड़ी बहन सोती। उसके बाद माँ और सबसे आखिर में पिताजी सोते थे, लेकिन उस दिन पिता की जगह माँ सोई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि माँ मेरे पास सोई हुई थी। वह मेरी तरफ मुंह करके नहीं बल्कि मुझे गले लगाकर सोई थी। कमरे में अंधेरा था। वह एक तरफ करवट लेकर सोई थी और मेरे बहुत करीब थी। मैं पहले सीधा सोया हुआ था, लेकिन न जाने क्यों मैंने उसकी तरफ मुंह करके करवट ले ली। मेरी हरकत से वह आधी जाग गई और मुझे गले लगाकर फिर सो गई। मेरी हालत बहुत अजीब हो गई थी। उसकी बाह मेरी पीठ पर थी। तभी उसने हाथ हिलाया और मेरी तरफ से पीठ फेर कर सो गई। इसके बाद जो होना था हो चुका था। मैं थोड़ा चिढ़ गया था क्योंकि अब इसे शांत करने में मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पेट के बल लेट गया और उस घटना को याद करने लगा। काफ़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। अंधेरे में समय का अंदाज़ा नहीं रहता। तभी अचानक एक ख्याल आया। अंधेरे में काफ़ी देर बिताने के कारण मेरी नज़र थोड़ी साफ हो गई थी। मैंने देखा कि माँ मेरी तरफ पीठ करके सो रही थी। उस रात के बाद मुझे गाड़ी पर मज़ा आना बंद हो गया। फिर 3-4 रातों तक मैंने यह काम किया, लेकिन ऐसा मौका कभी कभार ही मिलता क्योंकि माँ हमेशा मेरे पास नहीं सोती थी। इस बीच मैं 10वीं में पहुँच गया था। उस समय 10वीं कक्षा में अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी। स्कूल दोपहर की थी, इसलिए सुबह 8 बजे एक प्राइवेट क्लास लगाया गया। इस क्लास के लिए मुझे सुबह 7 बजे उठना पड़ता था। इस कारण रात की मज़ा ख़त्म हो गई। अर्थात ऐसी मुश्किलों से जूझना मेरा स्वभाव नहीं था। मैंने इसका एक हल निकाला जिसे अब याद करके मुझे हंसी आती है। सोमवार और गुरुवार दोपहर के वक्त कभी कभी मुझे एकांत में समय मिल जाता था। हमारे बेडरूम में ही अलमारी थी। पढ़ाई का बहाना बनाकर मैं बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर देता और फिर अलमारी से अंदर घुस जाता। कहीं यह बात सामने ना आ जाए कि हम दोनों में झगड़े हुए थे, यह डर मन में रहता था। लेकिन मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे सौभाग्य से पापा को दादी की तबीयत खराब होने के कारण गांव जाना पड़ा। अब रात को मैं माँ का इंतज़ार करता। पहले 2 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। पापा कब आएंगे यह भी पता नहीं था। आखिरकार मेरी उम्मीदें पूरी हुईं। उस दिन रात को माँ मेरे पास आई। कुछ देर बाद वह मेरे जाने पीट करके सो गई। कुछ पल बाद मैंने देखा कि वह जागी नहीं है, तो मुझे एहसास हुआ कि कल रात ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। यह तय करके मैं सो गया। लेकिन वह कल रात कभी नहीं आई। पापा वापस दादी को लेकर आ गए। फिर मुझे कोई मौका नहीं मिला। कुछ दिनों नहीं बल्कि महीनों तक यह स्थिति रही। बीच में पापा ने रूम का काम कराया था। जहाँ बालकनी थी वहाँ अब किचन बना दिया और किचन को एक और कमरे में बदल दिया। इस वजह से हमारे सोने की जगह भी बदल गई। अब माँ, पापा और छोटी बहन उसी बेडरूम में सोने लगे और मैं, दादी और दादी नए कमरे में।
इस दौरान माँ से कोई बात नहीं हो पाई। रात को सोने का समय आया और हमारी चटाई बदलकर गद्दी पर सोने का तरीका बदल गया, जिससे मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। 1-2 बार कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पापा द्वारा किए गए इस बदलाव ने मेरी जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया। ऐसे ही कई महीने गुजरे। आखिरकार एक रात मुझे फिर से मौका मिलने की उम्मीद दिखाई दी। गांव से कई मेहमान आए हुए थे। उन्हें सोने की जगह चाहिए थी, इसलिए मैं अंदर वाले बेडरूम में सोने लगा। काफ़ी समय बाद मुझे वो जगह मिल पाई थी। अब बस माँ का आना बाकी था, लेकिन माँ नहीं आई। पूरी रात मैंने उनका इंतज़ार किया और आखिरकार सुबह मुझे नींद आई। 4 से 5 दिन ऐसे ही निकले और फिर मेहमान वापस चले गए। हमारा ठिकाना फिर से उसी नए कमरे में आ गया। मैं सचमुच माँ से बहुत नाराज़ था। एक तो बेटा तड़प रहा है और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में ऐसे ही विचार आ रहे थे। फिर भी मेरा रोज़मर्रा का कार्यक्रम सामान्य रूप से चलता रहा। दिन भर मैं इतना शांत दिखता था कि किसी को भी शक नहीं होता कि रात को मैं अलग ही विचार कर रहा हूँ। फिर मुझे एक मौका मिला। कहना चाहिए कि मैंने खुद वो मौका हासिल किया। रविवार को छुट्टी का दिन था। उस दिन मैं अक्सर अपने बिल्डिंग के दोस्तों के साथ समय बिताता था, लेकिन उस दिन मैं खेलने नहीं गया। पूरा दिन घर में ही रहा। दोपहर के वक्त मुझे वो मौका मिल गया। खाना खाने के बाद बर्तन धोकर माँ बेडरूम में गई और सो गई। लगभग 1.5 घंटे के बाद तब दादी और दोनों बहनें दूसरी कमरे में थीं। पापा बाहर गए थे और यह नहीं पता था कि कब वापस आएंगे। मैंने बड़ी ध्यान से माँ की तरफ देखा। वह अपनी पीठ मेरे तरफ करके सो रही थी। तब मैंने कहा, बस। फिर मैंने अपना उसे छोड़ दिया और कुछ देर बाद उठकर चला गया। उस दिन के बाद मुझे फिर कभी मौका नहीं मिला। तब मैं 16 साल का था। उसके बाद मुझे मौका तो नहीं मिला, लेकिन मुझे कोई अफसोस भी नहीं हुआ। अब मुझे एक नया शौक लग गया था, स्कूल की लड़कियों और शिक्षिकाओं से बात करना। दिन भर उन्हें घूरते हुए देखता और रात को सोते वक्त उनका ख्याल आता। इस दौरान माँ को लेकर मेरे विचार बिल्कुल खत्म हो चुके थे। कभी कभी उसे याद भी करता था। ऐसा करते करते 4 साल का वक्त निकल गया। इस बीच कई बदलाव आए। पुराने कमरे को बेचकर पापा ने नया घर खरीद लिया। नया घर हमारे लिए एक बड़ा महल था। 2 हॉल, 4 बेडरूम, किचन और बालकनी। राजमहल इससे बड़ा क्या हो सकता है। नए घर में 3 बाथरूम भी थे। वैसे पुरानी जगह की तुलना में नया घर मुझे बहुत ज्यादा भाया। घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही थी, क्योंकि नया घर खरीदने के बाद पापा ने एक कार भी ली थी। अब हमें गांव जाने के लिए एसटी और रेलवे के झंझटों से छुटकारा मिल गया था। मुझे तो एसटी का सफर पसंद नहीं था और रेलवे का माहौल भी मुझे बहुत बुरा लगता था। तो नए कार में गाड़ी लेकर गांव जाने का जो आनंद था, वह कुछ और ही था। हमारे गांव का जिक्र हमेशा इसी तरह होता है। मीठापुर के पास का एक छोटा सा गांव। पहली बार कार से सफर करने का मौका मिला था, इसलिए मैं और मेरे परिवार के सभी लोग काफी उत्साहित थे। लेकिन सफर लंबा हो तो चाहे तरीका कोई भी हो, थकावट और ऊब जरूर होती है। सुबह जल्दी निकलने का प्लान था, लेकिन हम 12 बजे रवाना हुए। सीतापुर पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए। बाकी सभी को नींद आ गई थी, सिर्फ पापा को छोड़कर, क्योंकि गाड़ी वहीं चला रहे थे। आगे का रास्ता लगभग 2 घंटे का था। बारिश का मौसम था, तो बीच बीच में हल्की बारिश हो रही थी। शाम का समय होने के बावजूद आसमान में बादल घिरे थे और अंधेरा होने लगा था। सड़क गीली थी, इसलिए पापा ने गाड़ी की रफ्तार 60 के बीच रखी। करीब 1.5 घंटा और सफ़र तय करने के बाद हम एक होटल जैसे दिखने वाले ढाबे पर रुके। वहाँ चाय पीकर हमने खुद को तरोताज़ा किया। फिर लगभग 7:30 बजे हमने दोबारा सफ़र शुरू किया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। सफ़र शुरू हुए आधा घंटा हुआ होगा कि पापा ने गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। गाड़ी रुकते ही सभी लोग सड़क किनारे अपनी ज़रूरतें पूरी करने लगे। मैं भी गाड़ी से उतरा और इधर उधर घूमकर अपने पैर सीधे करने लगा। घूमते घूमते मैं गाड़ी से काफ़ी आगे निकल गया। तभी लगा कि अब वापस लौटना चाहिए। जब मैंने गाड़ी की ओर कदम बढ़ाया तो देखा कि गाड़ी से कुछ ही कदम दूर माँ खड़ी थी। वह उठने की कोशिश कर रही थी और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। उस पल अचानक कई पुरानी बातें मेरे दिमाग में घूम गईं। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी के पास आया और अंदर बैठ गया। सफ़र फिर शुरू हो गया, लेकिन मेरा दिमाग उस दृश्य में उलझा रहा। मेरी माँ का कद करीब 5 फीट 5 इंच और काया थोड़ा मोटा था। पहले वह पतली दुबली थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे हुए उनका शरीर भरने लगा। हमारे घर में मैं और माँ ही सांवले हैं, बाकी पापा और दोनों बहनें गोरे हैं। जो कुछ मैंने देखा था वह मेरे दिमाग में घूम रहा था। कब हम गांव पहुँचे मुझे कुछ याद नहीं।
घर के पास गाड़ी रुकते ही मैं भागकर अंदर गया और कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। बाद में बाहर आकर बातें हुई, खाना खाया गया। रात को सोने का वक्त हुआ तो बाहर गप्पों का सिलसिला चालू था। मैं नींद से बेहाल होकर कमरे में आकर लेट गया। तभी दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि माँ अंदर आई थी। मैं आधे खुले हुए आंखों से उन्हें देख रहा था। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और शुरू हो गईं। शायद उन्हें लगा कि मैं सो रहा हूँ। मैं अपनी चादर ठीक करते हुए थोड़ा हिला तो माँ ने पूछा, अभी जागा है क्या? तब मैं उठकर बैठ गया। वह मेरी ओर मुंह करके खड़ी थी। वह कहने लगी, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कमर दुखने लगी, और ये लोग हैं कि बातें ही ख़त्म नहीं होती। तुम्हारा बाप भी बैठे हैं अपनी बातों में मगन। उनकी बातें मुझे बेमतलब लग रही थी और मैं बस हम कर रही थी। कुछ देर बाद बाहर के लोग भी अंदर आ गए। फिर लाइट बंद करके सब सो गए। सुबह तक सब सामान्य था। तभी पापा का फ़ोन आया कि माँ के पिता की तबीयत खराब है। उन्होंने गाड़ी के साथ ड्राइवर भी भेजा था। मैं और माँ जल्दी तैयार हुए। ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुँचा। मैंने आगे की सीट पर बैठकर माँ को पीछे बैठने दिया। ड्राइवर उम्र में 35 से ऊपर का था। वह कद में पतला और कमज़ोर काया का था। सफ़र के दौरान मैंने देखा कि वह बार बार गाड़ी के शीशे को माँ की तरफ घुमा रहा था। तब मुझे यह बात खटक गई, लेकिन फ़िलहाल चुप रहना ही ठीक लगा। रास्ते में एक होटल पर हम खाने के लिए रुके। तब मैं और माँ एक ही टेबल पर बैठे। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। खाना खत्म होते ही हम गाड़ी में बैठने के लिए निकल पड़े। ड्राइवर साहब होटल में आराम से खाने का आनंद ले रहे थे। उन्हें ज़रूरत की कोई चीज़ चाहिए हो, ये पूछकर समय काटते हुए हम होटल से बाहर निकलने को तैयार हुए। गाड़ी होटल से काफ़ी दूर अंधेरे में खड़ी थी। वैसे भी यह बारिश का मौसम था। होटल से कदम बाहर रखते ही अचानक बारिश शुरू हो गई। होटल के बाहर बेवजह घूमने वाले लोग बारिश से बचने के लिए होटल के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। होटल का प्रवेश द्वार ही कितना बड़ा होगा, और उस पर 3 लग्जरी बसों के यात्री भीड़ में शामिल हो गए। बाहर खड़ी बसों के यात्री, जिन्हें डर था कि बस छूट न जाए, बिना बारिश की परवाह किए भागे जा रहे थे। नतीजा, होटल के गेट पर भारी भीड़ जमा हो गई। कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो कोई वहीं खड़े होने की। इस भीड़ को देखकर माँ मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं दरवाजे के एक कोने में खड़ा था, जिससे मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वह राहत भी ज्यादा देर नहीं टिकी। पीछे से लोग मुझे भी धक्का देने लगे। माँ के सामने कुछ लोग खड़े थे, और अगर मैं माँ को धक्का देता तो वह सीधे उन पर गिर जाती। वैसे भी मेरे और माँ के बीच कुछ ही कदमों का फासला बचा था। फिर अचानक पीछे से आए जोरदार धक्कों ने वह भी खत्म कर दिया। आज तक जो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ था, वह अचानक से मेरे साथ हो गया। मुझे नहीं पता कि माँ को इसका एहसास था या नहीं। कुछ पलों में भीड़ छंट गई और बारिश भी कम हो गई। माँ ने कहा, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, चलो गाड़ी तक चलते हैं। मैंने सिर हिला दिया और हम गाड़ी की ओर बढ़ गए। मैं माँ के पीछे पीछे चल रहा था। कब गाड़ी तक पहुँच गए पता ही नहीं चला। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर भी आ गया और हमारा सफ़र आगे बढ़ गया। आगे का सफ़र थोड़ा उबाऊ था। न जाने क्यों मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि अगर ड्राइवर हमारे साथ न होता तो क्या हुआ। मैंने ड्राइवर से पूछा। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ बसंतपुर तक आने का सोचा था। मैं अब यहीं उतर रहा हूँ, आगे का आप देख लीजिए। इतना कहकर ड्राइवर गाड़ी से उतर गया और तेज़ी से चलता हुआ गायब हो गया। मैं वहीं गाड़ी में बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो माँ गाड़ी से बाहर निकलकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे उतरा। अब क्या करें, माँ ने पूछा। तब उनके चेहरे और आवाज़ में डर साफ दिख रहा था। रात के 1 बज चुके थे। ऐसे समय पर हम दोनों अकेले थे। मैंने माँ को देखा और कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मैंने कहा, मैं गाड़ी चलाता हूँ, और गाड़ी के पास जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा तो देखा कि माँ भी गाड़ी में बैठ चुकी थी। अब हमें सिर्फ 1 घंटे का सफ़र करना था। हम शहर से बाहर निकल गए थे। सड़क खराब होने के कारण मुझे गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही थी। रास्ते पर अब कोई वाहन नहीं था। बारिश के मौसम के कारण चांदनी भी नहीं थी। साथ थी तो सिर्फ ठंडी हवा और झींगुरों की आवाज़ें। माँ का गांव अब करीब आ गया था। गांव की रोशनी दिखने लगी थी। सड़क के बाएं ओर बल्ब की हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। गांव के पास आते ही मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और नीचे उतर गया। मुझे पता नहीं था कि मेरे मन में क्या चल रहा था, लेकिन मैंने कोई फैसला ज़रूर किया था। घर इतने पास होने के बावजूद मैंने गाड़ी थोड़ा इधर ही रोक दिया।
ये देखकर माँ थोड़ा हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या हुआ? तूने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? मैंने कुछ नहीं कहा और गाड़ी के पीछे चला गया। इधर उधर देखा तो कोई नजर नहीं आया। मैं गाड़ी के चारों तरफ घूमकर वापस आ रहा था, तभी माँ भी नीचे उतर गई थी। मैं गाड़ी के पीछे कितनी देर खड़ा रहा पता नहीं। माँ को लगा कि मैं हल्का होने के लिए गाड़ी रोकूं। जब मैंने उसकी ओर देखा तो वह गाड़ी के पास ही बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वह उठने ही वाली थी कि मैंने उसके कान में कहा, मैं हूँ माँ। और फिर कुछ सेकंड्स में सब कुछ हो गया। मैंने तुरंत माँ के कान में कहा, मुझे क्या होगा? इसका जवाब माँ ने मेरे गाल पर थप्पड़ मार कर दिया। एक तेज आवाज़ आई और मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। माँ गाड़ी में बैठकर रो रही थी और बीच बीच में मुझे गालियाँ दे रही थी। कुछ समय बाद मैं गाड़ी में बैठा, कुछ बोले बिना गाड़ी चालू किया और हम अपने मंजिल पर पहुँच गए। माँ का घर बड़ा था, इसलिए सोने में कोई दिक्कत नहीं थी। माँ और मुझे एक अलग कमरा मिला, उसमें एक ही खाट थी। थोड़ी देर बाद माँ कमरे में आई। मैंने पहले ही बाथरूम में जाकर हाथ पैर धो लिया था, तब मैं खाट पर बैठा था। माँ अंदर आई, दरवाज़ा बंद किया और बाथरूम में गई। फिर आकर खाट पर बैठ गई। कुछ देर बाद उसने लाइट बंद की, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। लेकिन उस कमरे के एक कोने में देवता का छोटा सा मंदिर था, उसकी रोशनी से थोड़ा उजाला था। तब माँ मुझसे एक शब्द भी बोले बिना मेरे से दूर होकर सो गई। एकांत और थोड़ी देर पहले की घटना ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी थी, लेकिन गाल पर जलन अभी भी ताज़ा थी। मैं भी माँ से दूर होकर सो गया। आधी रात को मेरी नींद खुली, चेहरे पर हवा लग रही थी। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। मैंने आंखें खोलीं, लेकिन पूरी तरह से होश में आने में थोड़ी देर लगी। उस समय तक मंदिर की रोशनी मंद हो गई थी। उस मंद रोशनी में मैंने देखा कि माँ नींद में मेरे पास आ गई थी और मुझसे सटकर सोई हुई थी। तब उसकी नज़दीकी से मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। तब मैंने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लियां और गहरी सांस लिया। फिर कुछ ही पलों में नींद ने मुझे फिर से अपनी आगोश में ले लिया। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो देखा कि माँ मेरे लिए चाय बना रही थी। उसने मुझसे कहा, अब ठीक हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ। उसने मुझे प्यार से देखा और हम दोनों ने चाय की चुस्कियों के साथ एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए मेरे चैनल भाभी की कहानी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी एक नई और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।